अब इसमें दो इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए, एक तो सब्जेक्ट को ढंग से पहचान लो, सब्जेक्ट को ढंग से पहचान लो। अभी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, आई एम श्योर आप गलती करोगे ढंग से सब्जेक्ट नहीं देखा तो। आप कभी भी जाओगे किसी भी वेबसाइट या यूट्यूब पे पढ़ने के लिए तो वो आपको ये हो सकता है किसी और तरीके से समझाए, बट मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो अभी तक तो ये सिंपल था, अब ये कंफ्यूजिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रूल नंबर 5 है वो इसके ऑपोजिट है। तो चलो आप समझते हैं रूल नंबर 5। Hello everyone, welcome to संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज का जो टॉपिक है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास 10th के एग्जाम का सिलेबस है, राइट? उस सिलेबस का पार्ट है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। कुछ बच्चे इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं आपके स्कूल में। कॉनकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, बेसिकली सेम ही मीनिंग है दोनों का। तो एडिटिंग में इसकी एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा आती है। अब मैंने आपको बोला था बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है बच्चों। इसके अंदर इतने सारे रूल्स है कि आप कभी किसी वेबसाइट पे सीखोगे, कभी किसी यूट्यूब चैनल पे सीखोगे, बुक में देखोगे, इंटरनेट पे इधर उधर देखोगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे रूल्स नहीं बताने वाली, 15 गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। हाउ कैन आई से दिस? विद माई एक्सपीरियंस 10 ईयर्स से जब मैं सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स को देख रही हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड तो उन्हीं को मैंने फिल्टर आउट करके ये 15 रूल्स आपके लिए बनाए हैं। इन्हीं 15 रूल्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, 15 गोल्डन रूल्स को आप मेरे साथ पढ़ लेते हैं, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसके ऊपर और कुछ नहीं आएगा। तो इतना कर लीजिए मेरे साथ में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। खुद भी देखना, लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना। और आप इसको देखना मेरे साथ में शुरू कर रहे हो उससे पहले काम और करो, अपने पास में नोटबुक रखो, इन रूल्स को लिख लो। होता क्या है ना, जब हम तो अभी आपने वीडियो देख ली, फिर आप भूल जाओगे कि हमने कोई वीडियो देखी थी, और फिर आप रूल्स किसी दिन पढ़ने शुरू करोगे जब आपका एग्जाम होगा, फिर आप फिर इंटरनेट पे इधर उधर भागोगे। इतना करो कि अपने नोट्स खुद बना लो, ठीक है? कहाँ मिलेंगे नोट्स? मैं आपको बना के दे रही हूँ, साथ साथ पॉज करते जाओ, वीडियो देखते जाओ और लिखते जाओ। मैं भी स्लो पेस में पढ़ाऊंगी, तो डोंट वरी, आप साथ साथ भी लिख सकते हैं और समझ लीजिए टॉपिक को अभी की अभी। क्लियर है? तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग समझने वाले हैं 15 गोल्डन रूल्स। तो आई एम श्योर आप लोग रेडी हैं एंड मैं कन्विंस कर पाई हूँ आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है? चलो, सो इंपॉर्टेंट रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले एग्जैक्टली बेसिक पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, और इस तरह की एक्सरसाइजेस कैसे एग्जाम में पूछी जाती है, कैसे आएगा एग्जाम में। टॉपिक तो समझ लिया, एग्जाम में क्या आएगा वो भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो, अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। एक आपको दिखेगा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ड दिखेगा वर्ब, और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए क्या हो जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? एग्री करना। तो ग्रामर में किसी भी सब्जेक्ट का यूज करने टाइम उसके साथ अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैंने बोला निधि, ओके, मेरा नाम है निधि, मैंने यहाँ लिखा निधि, तो मुझे निधि के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगानी है ना, ये इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है। कि सब्जेक्ट के साथ में यहाँ एम नहीं लगा सकती, राइट? निधि के साथ एम नहीं लगेगा, इज लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है आई वी, है ना, यू दे प्लूरल हो जाते हैं और ही शी इट हमारे सिंगुलर हो जाते हैं किसी का नाम हो। तो अगर मैं इज एम आर की बात करूं तो आई के साथ एम लगाऊंगी, यू वी दे के साथ आर लगाऊंगी, ही शी इट किसी नाम के साथ इज लगाऊंगी। तो यहाँ पे एम गलत है, इज सही है। ये मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। इस सेंटेंस में बड़ा इजी आपके लिए समझना है, ये सब्जेक्ट है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ढूंढने पड़ते हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट को ढूंढोगे, अकॉर्डिंगली वर्ब लगाओगे। तो वही तो खेल है। 10th के बच्चे कोई सेकंड क्लास के थोड़ी हो जो आपको ऐसे करके सिखाया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बहुत सिंपल सी एक टॉपिक होता है जो आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाया जाता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट नहीं है, ये है सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। समझ आया मैंने आपको क्या सिखाया अभी? इस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब फिट हो रही है या क्या मेन वर्ब फिट हो रही है, वही हमारा सारा खेल है। शॉर्ट्स की सीरीज भी शुरू करूंगी आपको यहाँ पे ऐसे टॉपिक समझाने के लिए, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट्स देखते रहा करो जब मेरे आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि किस तरीके की एक्सरसाइजेस आपके एग्जाम में आएंगी। तो आपने एग्जाम में दो तरीके की एक्सरसाइज देखी होंगी बेटा।
एक आपने देखी होंगी गैप फिलिंग से रिलेटेड, देखिए कि नहीं देखी है। एक आपने देखी होंगी एरर करेक्शन से रिलेटेड। तो इन्हीं के अंदर एरर एंड करेक्शन, इन्हीं के अंदर ये एक्सरसाइजेस आती हैं, इन दोनों के अंदर। एक गैप फिलिंग के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेस पूछी जाती है, ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपको सिखा दूंगी रूल्स इसके। और एक आपको एरर और करेक्शन के अंदर इस तरीके की एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब आपको समझ आ गया, सब्जेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में जो होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखो मैं आपको टोटल हेल्पिंग वर्ब बता देती हूँ क्या क्या है। इज द मार, वॉज वर, हैज द वैड, डू डज डिड, विल शैल, खत्म। ठीक है, इज एम आर वॉज वर आपके कंटिन्यूअस में आ गई, हैज एम हैड आपके परफेक्ट में आ गई, डू डज आपके इंडेफिनिट में आ गई, विल शैल आपके फ्यूचर में आ गई। दैट्स इट, यही होता है टोटल। इसके अलावा वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको बताइए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे राइट, रोट, रिटन, रीड, रेड, रेड, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग एंड राइटिंग, राइट। तो इतना ही है जो आपको समझना है। अब इनके रूल्स हैं काफी सारे, इनको सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन करने की ही रूल्स है काफी सारे, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, यही समझना है। तो इतना सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे साथ में आप वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको आज ये टॉपिक पूरा क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो कैसे समझने वाले हैं, मैं आपको रूल्स पे रूल्स नहीं सिखाऊंगी। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन दूंगी, आप बताइए क्या आप इस क्वेश्चन में कोई एरर ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस इफ एनी एरर इज देयर, और फिर उसके बेस पे हम लोग रूल बनाएंगे। ठीक है, उस सेंटेंस के बेस पे हम लोग रूल बनाएंगे, तो प्रैक्टिकली हम लोग उसको समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ एक सेंटेंस, मुझे बताओ सबसे पहले तो ये बता दो चलो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताओ। साथ साथ पढ़ना है, मुझे सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, अपने हाथ चलाओ, माइंड चलाओ और अच्छे से मुझे आंसर दो। चैट सेक्शन में अभी के अभी मुझे आंसर दो, मुझे बताओ क्या आप इस सेंटेंस में ये बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज माय सब्जेक्ट। अकॉर्डिंगली तो ना हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। व्हाट इज द सब्जेक्ट, बताओ जल्दी से। द 36 आवर लॉन्ग कर्फ्यू, क्या ये हमारा सब्जेक्ट है। द 36 आवर लॉन्ग कर्फ्यू, क्या ये हमारा सब्जेक्ट है। दैट वॉज इम्पोज्ड ऑन श्रीलंका ऑन सैटरडे, that was imposed on Sri Lanka on Saturday evening have been lifted on Monday। अब आप मुझे बताओ मेरा मेन सब्जेक्ट यहाँ कहाँ है। कायदे में तो यहां से लेके यहां तक सब कुछ हमारा सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब बताओ यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मेरा क्या है। द 36 आवर लॉन्ग कर्फ्यू, कर्फ्यू कितने, 1 या 2 या 10 या 15, एक कर्फ्यू। तो एक कर्फ्यू के हिसाब से अब बताओ यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए। सो द 36 आवर लॉन्ग कर्फ्यू दैट वाज इम्पोज्ड ऑन श्रीलंका ऑन सैटरडे। तो ये जो है ना, ये आपका एडिशनल क्लॉज है जो आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सैटरडे के हिसाब से क्या आना चाहिए, श्रीलंका के हिसाब से क्या आना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। एडिशनल जितना भी होता है उसको सब कट कर दो। तो देखो मैं काम करती हूँ, एक तो इसको क्लीन करती हूँ और इसको सारे को कट कर देती हूँ। देखो ये मैंने किया कट। दैट वॉज इम्पोज्ड ऑन श्रीलंका ऑन सैटरडे इवनिंग, ये मेरे को किसी काम का नहीं है। अब देखो द 36 आवर लॉन्ग कर्फ्यू हैव बीन लिफ्टेड ऑन मंडे। अब आप मुझे बताओ कर्फ्यू के साथ यहाँ हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए। क्या मुझे मेरा करेक्ट आंसर मिल गया है या नहीं मिल गया है। मिल गया। आप देखो एग्जाम में किस तरीके से आता है, आपके एग्जाम में क्या लिखा होगा, फाइंड आउट एरर इन दिस न्यूज़पेपर एडिटिंग, न्यूज़पेपर हेडलाइन। तो एक हेडलाइन आपको इस तरीके से दी जाएगी, ये हेडलाइन ही तो है एक तरीके से किसी भी न्यूज़पेपर की आर्टिकल की कोई लाइन है। अब आप इसमें मिस्टेक बता दो, तो ये हो गया आपका एरर करेक्शन डिटेक्शन एंड करेक्शन की एक्सरसाइज। और आप इसमें बता देंगे कि यहाँ पे हैव की जगह हैज लगना। तो सिंपल इस तरीके से आपके एग्जाम में एक्सरसाइज आने वाली है। अगर हम लोग देखें ना, एक मार्जिन सेट करें तो एरर एडिटिंग की 4 क्वेश्चंस आते हैं। 10 नंबर की ग्रामर है ना आपकी, तो उसमें से 4 क्वेश्चन आपके एरर एडिटिंग डिटेक्शन एंड करेक्शन के ऊपर आने वाले हैं, 4। तो उसमें से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जरूर आता है। एक आर्टिकल की मिस्टेक होती है, एक मॉडल वर्ब्स की मिस्टेक होती है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक होती है, टेंस की मिस्टेक होती है, इस तरीके से आता है। तो आपको समझ आ गया ये वाला। 36 आवर लॉन्ग कर्फ्यू हैज बीन लिफ्टेड, क्योंकि एक ही कर्फ्यू तो हम हैव नहीं लगाएंगे, आई वी यूटी के साथ हैव लगता है, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ में हैज लगता है। क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस बताओ जरा, दूसरा सेंटेंस बताओ। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हटा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ उसको। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज रैंक्ड सेकेंडली ओनली आफ्टर चंडीगढ़ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स। अब देखो दिल्ली, ठीक, डिस्ट्रिक्ट
कोट्स की बात हो रही है, बहुत सारे कोट्स हो गए यहाँ पे। अब इसके साथ में इज न लगा के मुझे क्या लगाना है, आर। सो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर रैंक्ड सेकंड ओनली आफ्टर चंडीगढ़ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स। तो आप एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज आएगी ना, तो वहां पे वर्ब की ही मिस्टेक होगी। अब इस सेंटेंस में कोई भी बच्चा अगर प्रीपोजिशन की मिस्टेक ढूंढ रहा है, कंजक्शन की मिस्टेक ढूंढ रहा है, नाउन की मिस्टेक ढूंढ रहा है, तो आप गलत हो। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम नाउन में भी तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब की ही मिस्टेक मिलेगी आपको, और आपको उसी से करेक्शन करना है। और मोस्टली केसेस में ये जो मिस्टेक होती है विद इन द टेंस होती है। विद इन द टेंस का क्या मतलब हो गया, विद इन द टेंस का मतलब हो गया मैं हैव को हैड नहीं बनाऊंगी, रॉन्ग। मैं हैव को हैज कर सकती हूं, क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान से सुनो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है पास्ट परफेक्ट। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में नहीं कर सकती, ये रूल नहीं सिखाया जा रहा मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये तो फिर टेंस का रूल हो गया है ना, कि करेक्ट टेंस लगाओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं क्या करूंगी, मैं हैज को हैव कर दूंगी, हैव को हैज कर दूंगी, हैड नहीं करूंगी। इज एम आर के आपस में मैं चेंजेस कर दूंगी, बट वॉज वर्ब पे नहीं पहुंचूंगी। आपकी बात समझ में थोड़ी सी, क्यों? क्योंकि हम टेंस नहीं सही कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन सही कर रहे हैं नंबर और पर्सन के बेस पे। नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, प्रोनाउन के जो होते हैं उसके बेस पे कर रहे हैं, टेंस के बेस पे नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे बहुत घूम जाते हैं इस चीज से कि मैं क्या लगाऊं, मैम हेड भी तो लगा सकता था। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम हैव क्यों लगाए, हेड भी तो लग सकता है। टेंस गलत नहीं करना है, टेंस उल्टा नहीं करना है, पास्ट में नहीं जाना है, टेंस वही रहना चाहिए। आपको नंबर और पर्सन के बेस पे अपने चेंजेस करने। क्लियर? आई होप ये बात समझ आ रही होगी। थम्स अप दिखाओ मुझे, बात मेरी समझ आ रही है तो। अब दोनों रूल्स में आपने मेरे साथ क्या सीखा कि सब्जेक्ट और वर्ब को अकॉर्डिंगली लगाना होता है। ठीक है, उसका पर्सन और नंबर देख के। अगर प्लूरल है तो आर लगाइए, सिंगुलर था तो इज लगाइए, हैव की जगह हैज लगाइए। राइट? अब इसमें दो इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए। एक तो सब्जेक्ट को ढंग से पहचान लो, सब्जेक्ट को ढंग से पहचान लो। अभी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, आई एम श्योर आप गलती करोगे ढंग से सब्जेक्ट नहीं देखा तो सब्जेक्ट को नंबर 1 पहचान लो, नंबर 2 पहचानने के बाद अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लगाओ। यही रूल है आपका। तो आप लोग अपनी नोटबुक में फटाफट से रूल लिख लीजिए। रूल नंबर 1 क्या बोलता है मेरा रूल नंबर 1? The subject and the verb of the sentence should agree with each other in terms of number and person. ठीक, तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कनेक्शन अच्छा होना चाहिए नंबर और पर्सन को लेके। यहाँ पे कहीं भी मैंने टेंस लिखा है कि प्रेजेंट से पास्ट कर देना, पास्ट से फ्यूचर कर देना, नहीं लिखा ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बस नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। रूल नंबर 1 क्लियर है सबका? आप पढ़ते हैं रूल नंबर 2, बहुत बढ़िया रूल है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। सेंटेंसेस दिए हैं मैंने 2, आपने इनमें मुझे मिस्टेक बतानी। चलो 3 दे दिए, और बोलो, बताओ मुझे फटाफट से। इसके ये समझ आ गया तो आगे के और ज्यादा आपको सेंटेंसेस दूंगी। आवर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्या लगता है आपको सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? आप मुझे बोलोगे कि मैम ये क्या क्वेश्चन है, ये तो इजी है, ये तो मुझे समझ आ ही रहा है। एक पर्सन है मेरे पास में सेक्रेटरी, है ना, दूसरे पास है मेरे पास में ट्रेजरर, तो मैं आर लगाऊंगी या इज लगाऊंगी? सिंपल है मैम, आर सही तो है, यहाँ पे क्या गलत है? 2 लोग हो गए मेरे, बट ये 2 लोग नहीं है, ये एक ही पर्सन है। यही रूल है। आप कभी भी जाओगे किसी भी वेबसाइट या यूट्यूब पे पढ़ने के लिए तो वो आपको एक हो सकता है किसी और तरीके से समझाए, बट मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखो होता क्या है, जब आपके पास में 2 डेजिग्नेशन दी हो, ठीक है, कोई भी 2 खाने की चीजें दी गई हो, जैसे हो गया कैरमलाइज्ड अनियन एंड कैबेज, जो मिक्सअप हो सकते हैं आपस में, या फिर 2 आइडियाज जैसे टीयर एंड वेयर एंड टीयर, राइट? 2 आइडियाज, 2 डिफरेंट आइडियाज, ये प्रोवर्ब है बेसिकली। तो ऐसे केसेस में करना क्या होता है, इसको एक सिंगुलर पर्सन, आइडिया या ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर आइडिया, पर्सन या ऑब्जेक्ट मानते हैं, सिंगुलर, प्लूरल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके एक पर्सन बने। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है, 2 के बारे में बात नहीं की जा रही। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके कोई आप किसी टीचर को जानते हैं, ठीक है, और वो टीचर एक डॉक्टर भी है, और टीचर भी है, तो आप बताओ, मैंने बोला माई टीचर एंड डॉक्टर
इज टीचिंग मी। मेरा सेंटेंस गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन के दो डेजिग्नेशन है। अब आप बोलोगे मैम पहचाने कैसे, तो उसका रूल नंबर 3 में भी आपको सिखाऊंगी, वहां बताऊंगी कि पहचानना कैसे है। फाइनली अभी आपको ये समझ लेना है कि चाहे हो सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कोई भी डेजिग्नेशन लिखी हो, उसको आपने पहचानना है एक ही पर्सन के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इज। कंफ्यूज हो रहे हो? अभी रूल नंबर 3 समझने के बाद कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है? अभी नहीं बता रही, इसके आगे रूल नंबर 3 बताऊंगी, आपको इजी हो जाएगा। कैरमलाइज्ड अनियन एंड कैबेज की एक डिश बनेगी, इसीलिए यहाँ पे वर्ब नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। वेयर एंड टेयर हैज टू बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये एक ही आइडिया है। ऐसे ही देखो, अब बताओ, चलो अब आपको समझ आ गया तो आप इसका आंसर मुझे दो, मैं मान जाऊंगी कि आप टॉपिक समझ चुके हैं। ब्रेड एंड बटर इज अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट या फिर आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, क्या आंसर आएगा बताओ? तो ब्रेड और बटर को आप कैसे खाते हो? ब्रेड अलग बटर अलग? नहीं ना, दोनों को एक साथ खाते हो, ब्रेड के अंदर बटर लगा के फिर खाते हो, तो एक डिश बन गई। ऐसे ही ये भी एक डिश थी, ऐसे ही ये भी एक डिश है, तो यहाँ हो जाएगा इज। तो रूल क्या है? रूल सिंपल है, जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो टॉपिक, दो आइडियाज, दो पर्सन, एक ही पर्सन को डिनोट हो तो उनको प्लूरल ना मान के सिंगुलर लगाइए और उनके आगे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सो इफ टू singulars are connected by and but they talk about the same idea, लिख लो रूल में, but they talk about the same idea, the verb will be singular। ये वाला सबको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया है ना? आई एम श्योर ऐसा ही होगा। अब इसको क्लियर कर लेते हैं रूल नंबर 3 में, ठीक है? रूल नंबर 3 क्या होता है, देखो फटाफट से समझो। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर गुड ह्यूमन बीइंग, क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? जल्दी से बताओ, जो बताएंगे उसको एक चॉकलेट मेरी तरफ से, क्योंकि यहीं पे आपकी ऑब्जर्वेशन के बारे में पता लगने वाला है कि आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे टॉपिक को, या मुझे समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अटेंटिव है या नहीं। क्या लग रहा है इस सेंटेंस में और अगले सेंटेंस में? चलो दिखा देती हूँ, ये लो, यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस था, पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया? आवर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यहाँ पढ़ लो क्या लिख रहा है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। क्या मिला? कुछ मिला? कुछ डिफरेंस दिखा? हाँ दिखा, डिफरेंस था इस द का। किसका डिफरेंस था? THE द का। रूल क्लियर? रूल क्लियर। रूल में मैंने आपको क्या बताना है, सिंपल इतना बताना है कि जब दो पोजीशन, ठीक है, कि आगे द लगा होगा तो आपने समझ लेना है कि ये दो अलग अलग लोग हैं, ये अलग है, ये अलग है। क्लियर? जब भी किसी भी पोजीशन की डेजिग्नेशन, कोई भी आप किसी को टीचर, डॉक्टर, मास्टर, टेलर, कुछ भी बोल रहे हैं, अगर उसके आगे द लगा हुआ है तो वो दो लोग हैं। अगर एक के आगे द है और आगे द नहीं है, उसी में ही कंटिन्यू हो रहा है, द टीचर एंड माई सीनियर, मेरी कोई सीनियर है जो टीचर बन गई है, तो द टीचर एंड माई सीनियर, तो अब कितने लोग हुए? 1, बट द टीचर एंड द सीनियर 2, तो द इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो द टीचर, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर गुड ह्यूमन बीइंग। गलत है सेंटेंस? सही है, बिल्कुल सही है। द लॉयर एंड द टीचर आर फीलिंग ओवर द मून, आज बहुत खुश हैं। तो अगर मैं बोलूंगी द लॉयर एंड द टीचर, तो यहाँ देखो द को नोटिस करेंगे, दोनों द को नोटिस करेंगे, तो ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है, गलत नहीं है। तो रूल क्या हुआ? खुद लिख सकते हो रूल। तो देखो, रूल्स को कभी याद मत करो, रूल्स को प्रैक्टिकली समझो। आपने समझ लिया तो आधा काम तो वैसे ही हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो रूल क्या है बताओ फटाफट से। रूल है हमारा, इफ बोथ द नाउन्स आर प्रीसीडेड बाय द, अगर दोनों के पहले द लगा है, they become two separate nouns, hence they will be followed by one singular, one plural word। तो इनके आगे जो प्लूरल वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, दोनों में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ द की वजह से, ये द इसकी वजह से हुआ। ये नहीं होता तो सेम सेकंड वाले रूल को फॉलो कर रहे होते, इस द की वजह से थर्ड रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर है? समझ आ गया? सो आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। द होगा तो प्लूरल, नहीं होगा तो सिंगुलर, ठीक? चलो, रूल नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से क्वेश्चन आता है तो 100% एक क्वेश्चन आपका इन रूल्स में से आएगा, दैट वुड बी रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। क्या बोला मैंने? फिर से बता देती हूँ।
अगर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स एग्जाम में कुछ भी आता है तो 100% एक क्वेश्चन आपका रोल नंबर 4-5 में से आने वाला है। आप बोलोगे मैम कितना कॉन्फिडेंटली बोल देती है, बेटा एक्सपीरियंस, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस जो मैं टीचिंग में लेके बैठी हूँ, जो मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर, जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने डिजाइन करे हैं, मैं इन रूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाती हूँ और मैंने नोटिस किया है कि एग्जामिनर्स भी इन रूल्स को फॉलो करते हैं बिकॉज ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट रूल है। आप देखो ना आपके आसपास ना लोग इसी में गलती कर रहे हैं, फंक्शनल इंग्लिश ही तो है ये, बोलते टाइम ये गलतियां करते हैं लोग। एग्जामिनर आपको सिखाना चाहता है बेटा सीख लो, ये गलती स्पीकिंग में मत किया करो, इसीलिए ये रूल आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, क्या है रूल? द फाइनल डेटा along with all the statistics are going to be uploaded on the site by tomorrow। इजी सेंटेंसेस नहीं होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं आधे बच्चे बोलेंगे क्या लिख रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, बट आगे आधे बच्चों को क्या लगेगा कि हाँ सेंटेंस तो समझ आ गया, मिस्टेक कहां पर है उसको ढूंढते हैं। बताओ मिस्टेक कहां पे है? देखो इन वाले सेंटेंसेस में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, और वो जो दोनों सब्जेक्ट है वो किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। ठीक, 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और दोनों सब्जेक्ट किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। रूल समझ लेना, कंफ्यूजन हो जाएगी 4 और 5 दोनों में। तो अभी ध्यान से कान खोल के अटेंटिव होके सब छोड़ दो, मेरी बात को सुनो। आज सीख लिया, आगे नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है रूल? द फाइनल डेटा, एक सब्जेक्ट लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पे, इसको एक सब्जेक्ट बना लो अपना, ये बन गया मेरा एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, along with all the statistics, तो स्टैटिस्टिक्स, ऑल द स्टैटिस्टिक्स बन गया मेरा सब्जेक्ट नंबर 2। बताओ यहाँ तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? पहले तो मुझे ये बता दो, ये क्लियर है आपको? 2 सब्जेक्ट क्लियर है, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये। अब along with मेरा क्या है बच्चों? along with है मेरा कंजक्शन। क्या है ये मेरा? ये है मेरा कंजक्शन। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ने के काम आ रहा है। अब ये है मेरा रूल कि जब भी मेरे 2 सब्जेक्ट्स ऐसे कंजक्शंस के साथ में जुड़ रहे होंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ में जुड़ रहे होंगे, तो मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज माई मेन रूल। तो रूल है कि जब भी आपको ऐसे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस दिखे along with, इन एडिशन में भी और आपको दिखाऊंगी कौन कौन सी कंजक्शन है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, और भी है बिसाइड्स, along with, इस तरीके के कंजक्शंस जब आपको दिखेंगे तो आपको पहला वाला सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। डजंट मैटर कि उसके आगे कौन सा सब्जेक्ट है। अब अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। द फाइनल डेटा सिंगुलर, आर नहीं आएगा, इज आएगा, आंसर मेरा बन गया। और अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। मिसेस पूर्णिमा एज वेल एज द डॉटर्स। अब देखो डॉटर्स आपको लगेगा प्लूरल है मैम, लेकिन नहीं, हमें ये देखना ही नहीं था ना, हमें क्या देखना था? आगे वाला देखना था। तो उसके हिसाब से इसमें भी आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। रूल फिर से समझाऊं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस की मदद से जब हम 2 सेंटेंस को कंबाइंड करते, 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमको आगे वाला सब्जेक्ट देखना है और पीछे का सब हटा देना है। तो मैं चाहूं ना, अगर मैं चाहूं अपने सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, तो पता है मैं क्या करूंगी? द फाइनल डेटा के आगे का सब हटा दूंगी। ये लो, कट गया, आई डोंट नीड इट। व्हाट आई नीड इज द फाइनल डेटा इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द साइट बाय टुमारो, खत्म। या फिर मिसेस पूर्णिमा एज वेल एज हर डॉटर्स आर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? एज वेल एज हर डॉटर्स को पूरा हटा दूंगी। फिर मैं बोलूंगी मिसेस पूर्णिमा इज इनवाइटेड टू द वेडिंग, खत्म। अब इस रूल को कैसे समझना है? सिंपल है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है ना बस वही काम कर रहा है, बाकी के लोग तो टैग अलोंग हो गए हैं। टैग अलोंग का मतलब होता है संग में चलती है, मेन पर्सन जा रहा है उसके संग में बाकी की चलती है। तो मेन सब्जेक्ट कुछ कर रहा है उसके साथ में बाकी के कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ जा रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये जो कंजक्शंस देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि हाँ मैम इन कंजक्शन से तो हो क्या रहा है ना, बस जुड़ रही है चीजें। एक्चुअल तो मेन सब्जेक्ट हुआ। तो देखो क्या क्या सब्जेक्ट है मेरे पास में, टू नाउन और प्रोनाउन कनेक्टेड बाय वर्ड सच एज, सबसे पहले इन एडिशन टू। तो देखो मैंने बोला ना, मान लो द फाइनल डेटा
इन एडिशन टू अगर मैं लिखती हूँ उसके आगे तो चीजें एडिशन में आ रही हैं, जुड़ रही हैं, लेकिन मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट तो अभी भी सेम है, द फाइनल डेटा। ठीक, ऐसे ही एज वेल एज का मतलब क्या है, ये तो है ही, इनके साथ साथ ये भी तो साथ साथ है, टैग अलोंग हो रहे हैं। मेरा मेन सब्जेक्ट तो मिसेस पूर्णिमा है। टुगेदर विद along with, आप नोटिस कर रहे हो सबका मीनिंग सेम ही है। अकम्पनीड बाई, भाई कोई कोई जा रहा है उसको कोई और कंपनी कर रहा है। कंपनी का मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ मतलब साथ में कंपनी देना कहीं भी किसी भी माहौल में। सो बेसिकली ये भी क्या हो गया, साथ में अटैच होना, टैग अलोंग होना, टैग अलोंग होना बोल रही हूँ मैं, ठीक है। लाइक, अनलाइक एंड बिसाइड्स, ये है आपके पास में चार। अब आप पूछोगे मैम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाले कौन से, सारे याद नहीं हो रहे तो मैं चार बता देती हूँ। एक हो गया आपका इन एडिशन टू, ठीक, दूसरा हो गया आपका एज वेल एज, तीसरा हो गया आपका अलोंग विद, और चौथा हो गया आपका बिसाइड्स। ये चार इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इन चारों में से ही एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है। देखो कितना कुछ मैं आपको टू द पॉइंट प्रिसाइज होके बता देती हूँ, इतना इतना करना है बस आपको, फिर भी आप गड़बड़ करके आते हो एग्जाम में। बस ये चार याद कर लो। कौन कौन से करोगे, इन एडिशन टू याद कर लो, अलोंग विद याद कर लो, बिसाइड्स याद कर लो, एज वेल एज। इन चारों से आपका काम हो जाएगा। रूल बताओ फटाफट से, मुझे जल्दी से बताओ क्या है रूल, फिर से बताओ। अगर इनमें से किसी भी कंजक्शन के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, पीछे वाला गया काम, मतलब उससे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पहला वाला देखना है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सिंपल रूल। तो अभी तक तो ये सिंपल था, अब ये कंफ्यूजिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रूल नंबर 5 है वो इसके ऑपोजिट है। तो चलो आप समझते हैं रूल नंबर 5, इसीलिए आपको इतना टाइम ले लेके समझा रही हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। चलो यहां पे भी अब आपको क्या मिलने वाले हैं, दो सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं और एक कंजक्शन मिलने वाला है। सब्जेक्ट हो गया मेरा डॉक्टर माथुर, ये मेरा सब्जेक्ट है। कलर ले लेती हूँ अच्छे से समझ आएगा। एक मेरा सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर माथुर, ठीक है, ये लो। दूसरा मेरा सब्जेक्ट हो गया हिज सन्स। दो सब्जेक्ट है, ये था मेरा सब्जेक्ट नंबर 1 और ये था मेरा सब्जेक्ट नंबर 2। अब इसमें होता क्या है, इसके साथ में भी कंजक्शन मिलेगा मुझे। कंजक्शन था मेरा नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिख गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो मेरा एक कंजक्शन है। अब ऐसे केसेस में मुझे क्या करना रहेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। क्या करना रहेगा, सिंपल लैंग्वेज, नियरेस्ट, पहले बाद में आखिरी पहला कुछ नहीं, नियरेस्ट। अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसके पास क्या है, हिज सन्स, मतलब बहुत सारे, तो इज आएगा या आर आएगा, आर आएगा। आ रही है बात समझ में? अब आप बोलोगे मैडम ये हुई कंफ्यूजन, उसमें कुछ और था इसमें कुछ और था, कंजक्शन कैसे याद करेंगे वो भी बताऊंगी, रुको दूसरा वाला सॉल्व करो पहले। नीदर यू नॉर आई। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे पास में, बताओ। पहले कंजक्शन अंडरलाइन कर लेती हूँ, नीदर एंड नॉर, ये मेरे कंजक्शन हो गए ब्लू कलर से, ठीक है। और मेरा सब्जेक्ट क्या है, एक है यू और एक है आई। क्लियर है भाई, क्लियर है, सब समझ आ रहा है सीधे सीधे क्या बोल रही हूँ। दो सब्जेक्ट है मेरे पास यू और आई, और मेरा कंजक्शन है नीदर नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही आपके कंजक्शन होने वाले हैं। इसके साथ में अब मैं क्या करूंगी, कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब को कैसे चूज करना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट से। मेरा नियरेस्ट सब्जेक्ट है आई, आई के हिसाब से क्या लगना चाहिए, एम। अजीब नहीं लगता सुनने में, नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, बट ये सही है। हम गलत बोलते हैं लेकिन एटलीस्ट ग्रामर तो हम सही लिख सकते हैं ना। तो रूल क्या है हमारा, रूल हमारा सिंपल है, नीदर यू नॉर आई, इस टाइप का कोई सेंटेंस होगा तो आई के हिसाब से आपने एम लगाना है, क्योंकि हमें नियरेस्ट, वर्ड पकड़ लो, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर यहाँ आर लिख रहा है तो देखो नियरेस्ट में क्या था, आई था, अरे लेकिन यहाँ आई के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। पढ़ लो सही, ध्यान रखना, आई इस को वॉज मत करना है ना, आर को वर्ब मत करना, पास्ट चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, विद इन द टेंस सिर्फ उसका नंबर और पर्सन चेंज करना है। क्लियर हो गया भाई? तो रूल कैसे लिखेंगे, रूल फटाफट से लिख लो अपना अपना। यहाँ पे मैं आपको फिर से क्या देने वाली हूँ, कंजक्शन देने वाली हूँ। ये हो गई आपके कोरिलेटिव कंजक्शन, इसमें मैंने आपको क्या कहने दिया, ईदर और, नीदर नॉर, ज्यादा नहीं है, चार ही बताए हैं बस मैंने, नॉट ओनली बट ऑल्सो,
तीन ही है यहाँ पे। तो ये ही है आपको द वर्ब इज डिसाइडेड बाय द सेकंड सब्जेक्ट और द नियरेस्ट। नियरेस्ट याद करो, सेकंड भी भूल जाओ, कहीं पता चला तीन सब्जेक्ट में तो कंफ्यूज हो गए। नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपने लगाना है। अब आप बोलोगे कि मैम पहला और आखिरी याद कैसे रहेगा, और रूल नंबर 3-4 में तो ये लिखा हुआ था कि आगे वाला। तो देखो सिंपल है, ये टाइप के जो कंजक्शंस होते हैं ना, ये दो दो डिवाइडेड होते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। वहां पे क्या था, बीच में एक था और बस दो सब्जेक्ट है इधर उधर। अगर आपको नहीं समझ आया है तो एक बार जाओ वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और नोटिस करना कि वहां क्या था, दो सब्जेक्ट है। जैसे मान लो आई है और यू है, तो इसके बीच में एक ही सब्जेक्ट था, अलोंग विद, याद है आपको, अलोंग विद एक ही सब्जेक्ट था यहाँ पे। यहां कैसे है बताओ जरा, कंजक्शन सब्जेक्ट, कंजक्शन सब्जेक्ट, कंजक्शन सब्जेक्ट, कंजक्शन सब्जेक्ट। आया डिफरेंस समझ में? तो याद कर लो, जब दो दो ऐसे वाले कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस होंगे तो मुझे क्या करना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और जब इससे पहले जो कंजक्शन सिखाए थे उसमें मुझे क्या करना है, जब दो सब्जेक्ट इधर उधर होते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार और वीडियो को देखना, आप आ जाएगा। मैं तो पूरा ट्राई कर चुकी हूँ समझाने का, बाकी अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, मैं आपको 5 रूल समझा चुकी हूँ, 15 रूल्स की बात हो रही थी, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है अबाउट ईच ऑफ। ईच भाई बहुत खतरनाक वर्ड है ये, ईच। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, अब गलतियां बहुत सारी हैं जो आप लोग करते हैं, ठीक है। दो गलती हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे, एक करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर और एक करेंगे हेल्पिंग वर्ब के अंदर। ऑलरेडी सब्जेक्ट के अंदर करने का हमारा कोई यहाँ पे है नहीं रूल, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, यहाँ हम वर्ब करेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट करेक्ट नहीं करते। बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है। सो होता क्या है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। आप हिंदी अगर जाके इसकी सर्च करेंगे तो एक एक को, हर किसी को, ओके। अब मुझे कोई एक एक बंदे को ढूंढना है तो मैं बोलूंगी ईच ऑफ। हर किसी को साइकिल मिली, हर किसी को टॉफी मिली, हर किसी को बिस्किट मिले, चॉकलेट मिले, तो ईच करके जब मैं लगाती हूँ तो एक एक पर्सन को ऐसा हुआ। अब एक एक पर्सन किसमें से ढूंढोगे, आउट ऑफ स्टूडेंट ढूंढोगे, आउट ऑफ स्टूडेंट्स ढूंढोगे? भाई बहुत सारे होंगे, वही तो हम एक बोलेंगे। अगर एक ही स्टूडेंट होगा तो ईच कहां से आया? तो सबसे पहली चीज होती है ये स्टूडेंट्स लगाना। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, वो स्टूडेंट बोलते हैं, जैसे आप खुद ही बोलो, आप पता है क्या बोलते हो, वन ऑफ माई फ्रेंड। आपको बोलना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि वन फ्रेंड कहां से निकल के आएगी, बहुत सारे फ्रेंड्स में से। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोनों रूल सेम है, ओके। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ द बुक्स। एस समझ आ रहा है, बुक्स और फ्रेंड्स के बाद में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके अलावा अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर, नॉट प्लूरल। तो इसको देख के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लिख रहा था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के साथ में मैंने तो आर लगा देना है। नो, आपने इज लगाना है, क्योंकि हम ईच की बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, इसको रट लो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स इज एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आ गया समझ में या नहीं आया? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। मैं पता है बार बार इसे रिपीट करके आपको बोल बोल के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंफ्यूज जब आप हो रहे होते हो ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आता। आप छोड़ो, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे बच्चे जो एग्जाम दे रहे होते हैं, या हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स आना चाहिए या स्टूडेंट आना चाहिए। इसीलिए मैं इतनी बार आपको बोल के आपके माइंड में ना इसको सेट कर देना चाहती हूँ। स्टेटमेंट याद रखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज। अब इसी से आप रूल बना लो। अब रूल क्या बन गया, ईच के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगनी है, खत्म हो गया रूल, है ना। इस तरीके से आपने रूल बनाना है। चलो दूसरा बताओ जल्दी से। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम। तो देखो ईच वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, वन ऑफ द था ना, मैं भी आपको सिखा रही थी वन ऑफ, तो ये हो गया एवरी वन ऑफ। अब देखो ये सिंपल है, देम ने, यहाँ पे मैं हिम नहीं लगा सकती, यहाँ मुझे देम लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ स्टूडेंट्स करा था तो देम प्लूरल हो गया, हिम तो सिंगुलर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगी एवरी वन ऑफ देम, वर नहीं होगा, वॉज होगा।
रेडी टू अटेंड द क्लास एवरी डे। क्लियर है? जल्दी से बताओ रूल समझ आ गया कि नहीं आ गया? थम्स अप दिखाओ मुझे चैट में अगर रूल समझ आ गया है तो। सो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वाज, तो एवरीवन हर कोई वाज, आ रहा था, खा रहा था, जा रहा था, थे नहीं बोलेंगे था, प्रत्येक पर्सन जा रहा था, हर कोई जा रहा था। सो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लास एवरी डे। हर कोई तैयार था, सिंगुलर। ओके, अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे वॉज लगाना है। रूल अब तो समझ आ गया होगा, लिख लो। रूल नंबर 6 आपके लिए क्या होने वाला है? ईच ऑफ वर्ड हो गया, आइदर ऑफ वर्ड हो गया, नाइदर ऑफ वर्ड हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया। 5 तो कम से कम याद कर लो, ईच, एवरी, वन, आइदर, नाइदर। ठीक है, इन पांचों में रूल क्या होगा? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर। रूल क्लियर है? रूल क्लियर है या नहीं है बताओ, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में अब आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस ऐसे देने वाली हूँ शॉर्ट्स की सीरीज में। आपने उसमें मुझे आंसर्स पे आंसर देते जाने करेक्ट। अब कोई भी बच्चा गलत किया ना शॉर्ट्स में तो मैं आगे घर पिटाई लगाऊंगी तुम्हारे, है ना। लेकिन आई एम श्योर अब आप अच्छे से समझ गए हो टॉपिक को, तो आपको आ गया होगा ये वाला रूल समझ में। ईच ऑफ, एवरी वन, वन ऑफ, एवरी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब की सिचुएशंस में आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नेक्स्ट रूल करते हैं भाई, देखो इसी से मिलता जुलता होगा एवरीबडी से। तो देखो ऐसे जैसे ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ होते हैं ना, इसी तरह से और भी हमारे पास में इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। मतलब हमें पता नहीं होता किसकी बातें कर रहे हैं, हर किसी को जनरलाइज वे में बोलते हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, है ना। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। वहां पे भी आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब को यूज करना है। तो यहाँ पे अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब में ढूंढना होता तो हम इज लगाते, वॉज लगाते, हैज लगाते, सिंगुलर वाले। यहाँ पे इन्होंने मेन वर्ब दिया है, प्रेजेंट सिंपल में याद करो हमारे पास कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वर्ब में ही चेंजेस करने होते हैं। जैसे शी रीड्स, आई रीड, शी राइट्स, आई राइट। ऐसे ही एवरीबडी बिलीव, एवरीबडी बिलीव्स करेक्ट होगा। क्या होगा? बिलीव्स। क्यों? क्योंकि एवरीबडी को हम सिंगुलर काउंट करेंगे। क्लियर हो गया? आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को। एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स में सब लोग, उनमें से हर कोई, एवरीबडी लाइक्स, नॉट लाइक, लाइक्स। अब यहाँ मैंने वर्ब दे दी है, इजएमआर भी होता तो भी आपने सिंगुलर लगाना है, ध्यान रखना। रूल समझ लें फटाफट से, सेम रूल है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, क्या क्या है हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल? Everybody, somebody, nobody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपके सारे। इन सबके साथ में आपने हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब होगी तो उसमें एस और एस लगा देना, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इज लेना, वॉज लेना, हैज लेना, और विल शैल में तो कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही आपके डज हो जाएगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गया तो। ठीक है, तो रूल क्लियर हो गया। ईच वाला भी रूल सेम ही है इसी के जैसे, बस ये एक सेट ऑफ प्रोनाउन अलग है, वो सेट ऑफ प्रोनाउन अलग होता है, वो वन ऑफ वाला होता है, ये एवरीबडी वाला होता है। क्लियर है? रूल सेम है दोनों का। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। These dash 20 girls in the room, रूल है मतलब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ इसमें आपको। तो काफी बार क्या होता है, हमारे सेंटेंसेस शुरू होते हैं देयर से। कहां से शुरू होते हैं? देयर से। अब देयर तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, राइट? तो मैं किस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाऊं यहाँ पे? देयर। तो ऐसे में थोड़ा आगे सेंटेंस में जाना है और देखना है कि मेरा एक्चुअल नाउन या प्रोनाउन क्या बोलता है। यहाँ बोला गया 20 गर्ल्स, मतलब कि प्लूरल है, तो प्लूरल है तो मैं आर लगा दूंगी। यहाँ पे है नो गर्ल, सिंगुलर की बात हो रही है तो मैं इज लगा दूंगी। तो ये जो इज और आर है अकॉर्डिंगली मुझे ढूंढना रहेगा आगे सेंटेंस में जाने के बाद। तो कोई भी सेंटेंस जब देयर से शुरू होता है तो हमें प्रोसीडिंग सब्जेक्ट जो हमारा है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब को चूज करना रहता है। ये आपका मेन रूल था इसमें। दोनों सेंटेंसेस मेरे सही है या नहीं बताओ, और रूल बताओ क्या हुआ। रूल नंबर 9 क्या हुआ मेरा रूल? व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद देयर, सेंटेंस किससे शुरू हुआ? देयर से। The verb must agree with the subject that follows it। आगे जो भी सब्जेक्ट है अकॉर्डिंगली मुझे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। यहाँ मैंने इज लगाया क्योंकि कोई गर्ल की बात नहीं थी तो सिंगुलर मानूंगी। यहाँ पे 20 थी तो प्लूरल मानूंगी, तो मैंने आर लगा दिया।
क्लियर है जी, समझ में आ रही है चीजें बहुत अच्छे से। आई होप कोई डाउट यहाँ रह नहीं रहा है आपको। फिर भी अगर कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना। आई विल मेक श्योर कि कोई भी डाउट आपका ऐसा ना हो जो क्लियर ना हो, क्वेरी आपकी सारी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। चलो ये वाला रूल बताओ, इंपॉर्टेंट है भाई ये, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्या लगाओगे? अच्छा इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको एक सेट ऑफ वर्ड्स नाउन देने वाली हूँ जिनको आपको याद करना है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये नाउन याद करने के बाद ही आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये नाउन आपने याद करने हैं, ठीक है? बताइए जल्दी से। पुलिस डैश चेजिंग द थीव्स, इज लगाऊं या आर लगाऊं? बताओ जल्दी जल्दी, पहले तुम लोग बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इज लगाऊं या आर लगाऊं? द पीपल ऑफ कानपुर इज लगाऊं या आर लगाऊं? बताओ जल्दी से, क्या लगाना आपके हिसाब से सही है, इज या आर? सो इफ आई से पुलिस इज चेजिंग द थीव्स, तो वुड यू अग्री विद मी? आप मुझे बोलोगे हाँ मैडम सही बोला है, या बोलोगे नहीं मैडम ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने तो हमेशा आर पढ़ा है? नहीं मैम हमने तो इज पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताओ, इज लगाऊं या आर लगाऊं? जल्दी बताओ। लो दोनों लगा दिए, कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है। बिग बॉस हो गया आप लोग के साथ में ना, द विनर इज। तो बताओ जल्दी से, इज लगना चाहिए या आर लगना चाहिए? आर लगना चाहिए। हम बोलेंगे पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। अब आप बोलोगे मैम हमने हमेशा इस देखा है, वो सब आपने गलत देखा है बेटा। पुलिस क्या हो गया, एक कम्युनिटी हो गई, उसको हमेशा आपने प्लूरल में काउंट करना है। जैसे पीपल, हम पीपल को कभी भी पीपल इज नहीं बोलते, पीपल आर बोलते हैं। तो यहाँ भी सिंपली आपने क्या लगा देना है, आर। तो ऐसे ही एक रूल्स की कैटेगरी है, नाउन की एक मैंने कैटेगरी यहाँ आपके लिए लिख के दी है, ये आपने याद कर लेने हैं। ये सारे वर्ड्स आपको जो दिख रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, दे आर काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आपका कलेक्टिव नाउन होता है ना, कुछ कुछ उस तरीके से। और यहाँ आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। क्या क्या है मेरे पास में? पीपल, बहुत सारे लोग। अच्छा बताओ पीपल का सिंगुलर क्या होता है? जल्दी से बताओ, कोई बता पाएगा मुझे पीपल का सिंगुलर क्या होता है? अगर मुझे पीपल बोलना है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के, अच्छा ये और स्मार्टनेस दिखाते हैं लोग, पता है क्या कहते हैं? लोग बोलते हैं पीपल हो गया और इसका प्लूरल हो गया पीपल्स। बहुत बच्चे बोलते हैं पीपल्स, बच्चे छोड़ो बड़े बड़े लोग बोलते हैं यार, बोलेंगे पीपल्स आर देयर, सो मेनी पीपल्स आर देयर। पीपल्स कुछ नहीं होता, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड पीपल्स अवेलेबल इन एंटायर ग्रामर, ओनली पीपल प्लूरल। तो फिर सिंगुलर क्या हुआ? पर्सन। क्या हुआ? पर्सन। वन पर्सन सो मेनी पीपल, वन पर्सन सो मेनी पीपल। तो पीपल है प्लूरल, पर्सन है सिंगुलर। तो पीपल्स भी कुछ नहीं होता, और पर्सन्स तो बोल सकते हैं, हाँ पर्सन्स भी बोल सकते हैं, पर्सन का पर्सन्स हो जाता है, बहुत सारे होते हैं, अदरवाइज पीपल इज द बेस्ट वन। ठीक है चलो, तो पीपल हो गया। पुलिस, एक पुलिस भी होती है ना, कई सारे लोग होते हैं उसके अंदर। पुलिस तो एक आपने क्या है, कम्युनिटी को नाम दे दिया। कैटल क्या हो गया? भेड़ बकरी चराने के लिए जब जाते हैं ना, बहुत सारे गाय भैंस, कहाँ कहीं पे बहुत सारा ग्रुप होगा, उनको कैटल बोलते हैं। आर, कैटल आर, पीपल आर, पुलिस आर, फोक आर। यहाँ पे भी कई लोग क्या करते हैं पता है, फोक के आगे एस लगाते हैं, हाई फोक्स, रॉन्ग है, ओनली फोक। एस भी नहीं लगता इनके आगे, सरप्राइजिंगली एस भी नहीं लगता। जेंट्री आर, मेजोरिटी आर, मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग है ना, आर। मेजोरिटी है तो माइनॉरिटी भी होगा, ध्यान रखना। पेजेंट्री, जितने भी फार्मर्स हैं या जितने भी ऐसे काम करते हैं उन लोगों को सबको पेजेंट्री में काउंट करते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री वाले। पब्लिक, दे ऑल आर प्लूरल एंड दे विल फॉलो प्लूरल वर्ब। एनी डाउट, एनीवन, कोई भी डाउट तो नहीं है? पोल्ट्री सब हो गया, जो जैसे मुर्गी, मतलब एग्स जहां से आप लाते हैं ना, तो उनकी जो फार्म्स होते हैं वो सब पोल्ट्री का काम हो जाता है। तो पीपल, पुलिस, कैटल, फॉक, जेंट्री। सबसे बड़ी बात, इनके आगे एस मत लगाना, किसी के भी आगे एस मत लगाना। और दूसरी बात, इन सबको प्लूरल में काउंट करना है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन नहीं है, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग ऐड हो जाएंगे, चाहे वो माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी का क्या मतलब हो गया? कम लोग। माइनॉरिटी का मतलब हो गया अगर कोई भी डिसीजन है तो ज्यादा लोग मेजोरिटी में चले गए, कम लोगों का जो डिसीजन है वो माइनॉरिटी में आ गया। या कहीं कम्युनिटी में कुछ एक ही कास्ट के बहुत सारे लोग हैं तो वो मेजोरिटी हो गई, कम है तो वो माइनॉरिटी हो गई, पर है तो एक से ज्यादा ना, तो वो प्लूरल हुआ ना। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे वर्ड्स, इसके अलावा आप और भी जोड़ सकते हैं, ये और भी वर्ड्स मिलेंगे, मैंने वो लिखी है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली, तो इसीलिए इन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है भाई, रूल आ गया समझ में? तो पहला रूल समझना इजी होता है, उसके जैसे जो दूसरा काउंटर रूल होता है ना, वहां गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको एक
लिस्ट देने वाली हूँ, रूल नंबर 11, 12 में भी दूंगी, 10 में, 11 में, 12 में, तीनों में मैंने आपको रूल्स दिए हैं, ठीक है, समझ लो इसको। क्या होगा अगर मैं बात करती हूं इन नाउन की, जैसे कि हो गया एडवाइस, इंफॉर्मेशन, है, ठीक है, इन तीनों को ले लेते हैं पहले, सबसे पहले, बड़ा मजेदार है। सबसे बड़ी बात तो इनके प्लूरल नहीं होते, ओके, हेड्स नहीं होगा, एडवाइसेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, आपको 10 इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन ही रहेगा। मैं बता रही हूं इसके आगे एस नहीं लगेगा, नो। ऐसे ही एक एडवाइस मिली, 2 एडवाइस मिली, 10 एडवाइस मिली, एडवाइस ही रहेगा, उसके आगे एस नहीं लगेगा। इसी तरह से सर पे एक बाल है, 10 बाल है, लाखों बाल है, वो हेयर ही रहेगा, वो हेयर्स नहीं होगा। रूल क्लियर हो गया। पहली पॉइंट, इनमें एस नहीं लगेगा। दूसरी पॉइंट, इनके आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। तो हेयर आर ब्यूटीफुल नहीं होता, हेयर इज ब्यूटीफुल होता है। क्लियर हो गया। रूल क्या कह रहा है देखो, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये नाउन भी सिंगुलर कहलाती हैं, इनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। सो द गिवन इंफॉर्मेशन आर की जगह होगा द गिवन इंफॉर्मेशन इज। दिस न्यूज हैव, न्यूज की जगह होगा न्यूज हैज, क्योंकि ये एस तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। पता है मैंने आपको 3 स्टार्टिंग में क्यों समझाया, क्योंकि इनका अलग कैटेगरी है, इनका अलग कैटेगरी है। ये समझ आ गए, इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड हेयर। अब देखो आगे कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे जहां पे ऐसे ऐसे लगा हुआ है, जैसे कि वेजेस, गैलोज, न्यूज, है ना, ये 3 एक कैटेगरी में आ गए। उसके अलावा फिर आपके सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, एथिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायनेमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। फिर एक और वर्ड आ जाता है आपका समन्स, है ना, समन करना है, बुलावा देना किसी को, जैसे कोर्ट में समन्स भेजते हैं, तो यहाँ पे भी एस है। पर ये सारे वर्ड्स के आगे एस तो दिखेगा, इनके आगे तो लगाते नहीं है, इनके आगे है फिर भी ये सिंगुलर है, ओके। इनके आगे तो आपने एस लगाना ही नहीं है, इनके आगे लगा भी रहे हो फिर भी ये को सिंगुलर में काउंट करेंगे। न्यूज कितनी, 1, गैलोस कितने, 1, समन्स कितने, 1, और बाकी के जो सब्जेक्ट के नाम है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है। वेजेस 1, आपकी इनकम मतलब बेसिकली कितना आता है, सैलरी टाइप से बोल सकते हो आप इसको। इसके अलावा क्या क्या बचा हमारे पास में, सीनरी, आप किसी बड़ी जगह पे गए हैं, आपको यहां से लेके वहां तक पेड़ पौधे हरियाली ये वो हट वट सब दिख रहा है, तो ये है तो एक ही सीनरी ना। पेड़ बहुत सारे हैं, माउंटेन बहुत सारे हैं, हट्स बहुत सारे हैं, होटल्स बहुत सारे हैं, पर पूरी सीनरी एक ही है, तो इसीलिए सीनरी आपका हो गया सिंगुलर। ठीक, ऐसे ही आपका लगेज, भाई आपके 50 सूटकेस भले ही, बट आपका लगेज है, कितना लगेज है, एक लगेज है, आपका एक लगेज है, दूसरे वाले का पूरा एक लगेज है, इस तरीके से होता है। तो ये आपके सिंगुलर में काउंट होंगे। दोनों समझ में आ गए। द गिवन इंफॉर्मेशन, पहली बात तो एस मत लगाना, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना, दिस न्यूज हैज लगाना। क्लियर है? आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है ना तो आई एम टेलिंग यू दिस इज लाइक मेक श्योर कि आप क्लियर हो जाए इस टॉपिक को लेकर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, एक बार और रिवाइंड करके वीडियो देखना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। 4 रूल्स आर लेफ्ट। अब हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 12, हर स्पेक्टिकल्स बीन फ्रेम्ड वंस अगेन। अब देखो ये आपका तीसरा रूल है। अब देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, रूल नंबर 10, 11 एंड 12, प्लीज मेक श्योर टू रिवाइज दीज रूल्स वंस अगेन। और अपनी नोटबुक लेके ना अभी की अभी इन तीनों रूल्स को नोटबुक में लिखो अलग अलग करके, कि भाई ये एक लिस्ट थी मैम ने सिखाई थी सिंगुलर की, ये एक लिस्ट थी जहां एस लग रहा था लेकिन वो भी सिंगुलर, और अब जो लिस्ट होगी ये कैसी होगी ये आप लोग अभी देख लो। स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ये वाली लिस्ट है आपके पास में, देखो नोटिस करो आप इसमें क्या होने वाला है। देखो कुछ नाउन मैं आपको दूंगी, जैसे ये है आपके लिए, कहां से शुरू हो रहे हैं रूल्स, ये रहे, सीजर्स, कैंची, देखना नोटिस करना, एक सीजर के अंदर 2 नाइफ होते हैं। पैंट्स, इसके अंदर 2 पैंट्स के अंदर 2 शेप्स होती है, एक इस पैर के लिए एक इस पैर के लिए। ट्राउजर्स से, ग्लासेस, आंखों पे पहनने वाले चश्मे बेसिकली। प्लायर्स, जो प्लायर होता है एक इक्विपमेंट होता है बेसिकली, कुछ भी काम करने के लिए ना, नट बोल्ट का टाइट वाइट करने के लिए। टोंग्स, चिमटा, ट्वीजर, चिमटी। तो ये सभी चीजों में आप अगर नोटिस करोगे तो 2 पार्ट्स हैं। अब 2 पार्ट्स होने की वजह से
ये प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लूरल। अब कहने को ये एक ही होगा। अगर मैं प्लायर यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं एक हाथ में प्लायर रख लेती हूँ अपने, तो आपको उसमें 2 लेग्स हो गई ना। चिमटा रख लेती हूँ तो 2 लेग्स हो गई ना। सीजर्स रख लेती हूँ तो 2 सीजर्स में मुझे सब चीजें दिख रही है आसपास, तो 2 सीजर में 2 नाइफ हो गए ना। तो इसको हम प्लूरल काउंट करेंगे। क्या करेंगे? इसको प्लूरल काउंट करेंगे। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हर स्पेक्टिकल आर। अच्छा, बिन है तो हैव बिन वाला सेंटेंस है ये, हैव बिन द सीजर्स आर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलीव करो मेरे को, आप आगे चल के कोई एग्जाम भी दे रहे हो ना, सीयूईटी का या कोई और एंट्रेंस जहां इंग्लिश की ग्रामर पूछी जाती है, ये क्वेश्चन ना आए ना तो मेरा नाम चेंज कर देना। क्योंकि सीजर्स, सब लोग पहली बात तो उसको सीजर्स नहीं बोलते, सब लोग उसको सीजर बोलते हैं, जो कि गलत है। इन सब के आगे एस लगता है। ट्राउजर्स, पेंस, सीजर्स, प्लायर्स। ओके, पहली चीज इन सब के आगे एस लगता है, दूसरी चीज इसको प्लूरल काउंट किया जाता है। तो वेयर आर द सीजर्स, ऐसे पूछना चाहिए आपको। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं सीजर कहाँ रखी है, तो आपने क्या कहना है? वेयर आर द सीजर्स, सीजर्स कहाँ रखी है, वेयर आर द सीजर्स। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल आपके लिए। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बताया है जहां पे आपको वर्ड्स प्लूरल में ही काउंट करने हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। दो सिंगुलर इन नेचर आर मेड ऑफ पेयर्ड आइटम्स एंड जनरली ट्रीटेड एज प्लूरल। समझ में आ रही लाइन? इनको प्लूरल ही मानेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गए तीनों रूल्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 11, 10, 11, 12 है ना। चलो आगे बढ़ते। अब 3 रूल्स बचे हैं, बहुत सिंपल है, फटाफट से खत्म हो जाने वाला है और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। बताना आप मुझे आंसर। अ पेयर ऑफ शूज लाइंग ऑन द फ्लोर, क्या लगाओगे? इज या आर? शूज मैडम बहुत सारे, मेरे हिसाब से तो आर लगना चाहिए। नहीं बाबा, इज लगेगा, क्योंकि मैं शूज की बात नहीं कर रही। नहीं, बहुत सारे का है, 2 ही है। मैं 2 शूज की नहीं बात कर रही, मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ पेयर की। मैं किसकी बात कर रही हूँ? पेयर की। पेयर कितनी है? 1 है। सो अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग ऑन द फ्लोर। क्लियर हो गया? चलो सेकंड रूल कर, सेकंड सेंटेंस करते हैं इसका। आप मुझे फटाफट से इसका आंसर दीजिए, सब लोग देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर तो ऑलरेडी यहाँ लिखा भी हुआ है, आपने देख लिया होगा। इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज फाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो रूल सिंपल है, एक बार रूल देख लेते हैं इसका। रूल नंबर 13। रूल क्या है? अ पेयर करके अगर कुछ भी आपको बोला जाता है जो पेयर में हो, जैसे कि हो गया आपका शूज, ग्लव्स, सॉक्स, इन सबके साथ में आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन मान लिया उसमें 2 आर्टिकल हैं, ठीक है, आर्टिकल तो उसमें 2 हैं, वो हमने मान लिया, लेकिन वो दोनों आर्टिकल क्या बन जाते हैं? एक पेयर बन जाते हैं। तो इसी पेयर वाले वर्ड का खेल है। कहीं पे भी पेयर लिखा मिलेगा तो ध्यान रखना, आपने क्या करना है? इज या कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। चलो सबसे पहले एक्सरसाइज देखो, आई मीन क्वेश्चन देखो। 60 मिनट्स डैश द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। आप देखो यहाँ पे मिनट्स को देख के काफी लोगों को लगेगा यहाँ आर लगा देते हैं, ऐसे एक और देख लेते हैं। 12,000 रुपीज को देख के आपको लगेगा कि यहाँ आर लगा देते हैं, बट ये दोनों ही यहाँ गलत हैं। करेक्ट क्या होगा? एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। तो पहले रूल समझ ले। रूल समझ ले। व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वालिटी और अमाउंट ऑफ कंसिडर, क्वालिटी की क्वांटिटी ही होना चाहिए, ये क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल। तो कुछ भी क्वांटिटी है अगर किसी भी चीज की, क्या है? कुछ भी क्वांटिटी है अगर किसी भी चीज की, या फिर कोई अमाउंट है और इसको हम एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं। होल बोले तो एंटायर, पूरा, टोटल, है ना। ऐसे में आपने क्या करना है? उसको सिंगुलर काउंट करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे खरीदना है टीवी, टीवी आएगा 10,000 का, तो मैं बोलूँ कि 10,000 और 10,000 इज द अमाउंट फॉर द टीवी दैट आई एम गोइंग टू बाय। या फिर अगर मुझे स्कूल जाना है, स्कूल का जो मेरा घर का जो रास्ता है वो है 10 किलोमीटर्स का। सो 10 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस होम टू स्कूल। तो इज मैंने क्यों लगाया? क्योंकि अब मैं उसको एज अ वन होल एंटिटी की तरह देख रही हूँ। प्रॉपर एक 10 मीटर का, 10 किलोमीटर का, 10 फुट का, जितने भी यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, जितने भी यूनिट्स होते हैं सब यहाँ होंगे। तो अगर वो मेजरमेंट का यूनिट किसी स्पेसिफिक पॉइंट को डिनोट कर रहा है तो उसको एज अ होल आपने लेना है और सिंगुलर काउंट करना है। तो जैसे रुपीज में, मिनट में, जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बस ध्यान रखना, ड्यूरेशन जैसा वर्ड हो गया, कॉस्ट जैसा वर्ड हो गया, इनसे हेल्प मिल जाती है। जैसे कॉस्ट है इतनी, तो इतनी है तो आप
टोटल है, ये ड्यूरेशन है तो टोटल है ये। इस तरीके से आपने आंसर्स करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में ऑल सॉल्व करेंगे और ये हो गया आपका लास्ट रूल नंबर 5। देखो, द अरेबियन नाइट्स नाम की एक बुक है, कितने बच्चों को पता है? ऐसे ही द टेल ऑफ टू सिटीज नाम की बुक है, कितने बच्चों को पता है? तो यहाँ पे यूज तो हो रहा है कुछ और, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स, बहुत सारी नाइट्स की जैसे बात हो रही हो, है ना, तो हम आर लगा देंगे, नहीं, ये एक बुक का नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो जहां जहां आपने प्रॉपर नाउन मिलेंगे, वो चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, वो एक हुए। सिंपल है, एक बुक का नाम है यार, ये आर्टिकल का नाम है, बुक का नाम है, मैगजीन का नाम है, मूवी का नाम है, सॉन्ग का नाम है, नाम तो एक ही है ना, चाहे भले उसमें कितने भी वर्ड्स हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, डजंट मैटर, आपने वहां इज लगाना है, इज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है। अब 15 रूल जो मैंने आपको बताया है ना बच्चों, इसमें से ही सारे फंस जाते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होने वाला है कि आपको इतने ही काफी है रूल्स पढ़ने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो प्लीज इनको ढंग से कर लेना, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर हो गया? इसका रूल लिख लो अपने पास में। रूल क्या है हमारे पास में? व्हेन अ प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि भाई नाम तो एक ही हुई ना, बुक तो एक ही हुई, आर्टिकल तो एक ही हुआ, मैगजीन तो एक ही हुई, तो उसको एक ही काउंट करना होता है। दिस इज सिंपली द रूल। ऑल राइट, 15 रूल्स आर डन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से अभी समझ आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइंड में रिवाइज कर लो, वीडियो को जाके एक बार और देख लो, क्योंकि अब टेस्ट होने वाला है। 10 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ, 10 के 10 करेक्ट आंसर आपने देने हैं। इसके बाद में, टेस्ट के बाद में मुझे बताना आपको 10 मिला कि नहीं मिला। सेंटेंसेस में ग्रामर मिस्टेक होगी भी और नहीं भी होगी, अच्छे से देख के बताओ। ऐसा नहीं है कि आर को इज और हैज को हैव करते रहोगे। गलती है तो मिस्टेक ढूंढना, नहीं है तो नो एरर। ओके, नहीं है तो नो एरर। बताइए, द अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज। मैंने अभी अभी आपको ये लास्ट रूल सिखाया था कि अगर किसी बुक का नाम है तो वो सिंगुलर है, तो वहां क्या आएगा? इज आएगा। आई होप सब बच्चे इसको कर रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ करके इसको, डोंट वरी, आंसर आप ही देना। चलो नेक्स्ट वाला देखो। ओनली अ कबर्ड फुल ऑफ बुक्स इज गोइंग टू बी सोल्ड। नाइस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। इसको आपने सॉल्व करना है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके के आते हैं। अब मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, जिसका मतलब ये नहीं कि यही वाला आएगा। मैंने अगर इंपॉर्टेंट लिखा है, मेरा मतलब है इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना इज एन आर्ट। व्हाट इज द रियल सब्जेक्ट? टेल मी, आप ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं? यही आर्ट है, यही काम है आपका। यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ओनली अ कबर्ड फुल ऑफ बुक्स। बताओ, अब मुझे बताओ दोनों में से एक्चुअल सब्जेक्ट क्या? अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो हेल्पिंग वर्ब तो आप लगा ही दोगे। ये वही रूल नंबर 1 है जो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना। कबर्ड फुल ऑफ बुक्स, बात हो रही है कबर्ड की, फुल ऑफ बुक्स है, ठीक है, होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कबर्ड की। कबर्ड कितनी? सिंगुलर। अगर आपने बुक्स को सब्जेक्ट मान लिया तो आप यहाँ आर लगाओगे, लेकिन आपने अगर कबर्ड को सब्जेक्ट माना, सो द ओनली A cupboard full of books is going to be sold। तो कबर्ड सोल्ड हो रही है, उसके अंदर की बुक्स नहीं हो रही हैं, बुक्स की बात नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? यस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम इसको नो एरर बोलेंगे। क्लियर हो गया भाई आंसर? चलो नेक्स्ट करते हैं। Neither the agents nor my lawyers were able to help me। ओके, तो मैंने आपको रूल नंबर 5 में ये सिखाया है। ओके, 4 और 5 दो सिखाए थे ना आपको। 4 वाला आपका दूसरा कंजक्शन का था, ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन का था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? जब भी नीदर, मैंने आपको क्या बताया था? इसमें हमें सब्जेक्ट चूज करने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसमें सब्जेक्ट चूज करने हैं। एक है मेरा द एजेंट्स, फिर है मेरा माई लॉयर। 2 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। फिर हम इसमें कंजक्शन देखेंगे। कंजक्शन मेरा क्या है? नीदर द एजेंट नॉर द लॉयर। अब इस वाले में मैंने आपको बताया था कि जो भी नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब के जो भी नियरेस्ट होगा ना, जैसे वर्ब मेरी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो नियरेस्ट क्या है? लॉयर है। कितने लॉयर है? बहुत सारे नहीं, एक। एजेंट्स के हिसाब से वर्ब सही होता, लेकिन हमारा रूल बोलता है नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन को लेना है, राइट। तो वर्ब के हिसाब से अगर लॉयर यहाँ है तो लॉयर के लिए हमें वॉज लगाना है, वर्ब नहीं लगाना है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप आंसर दे पाए या नहीं दे पाए मुझे बताइए, जल्दी से करेक्ट आंसर देख लेते हैं। वॉज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस पेयर ऑफ सॉक्स हैज बीन लाइंग अराउंड सिंस यस्टरडे। ये जो पेयर है सॉक्स का, ये पड़ा हुआ है। पेयर बोले तो 2, लेकिन पेयर वर्ड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हैज बीन
हो जाएगा, जो कि सही है। तो इसमें एरर, नो एरर, कोई एरर नहीं था। आई होप आपको मैंने जल्दी आंसर तो नहीं दे दिया, आपने किया ही होगा मेरे साथ साथ। चलो नेक्स्ट वाले को बताओ। ऑल द फर्नीचर इन आवर हाउस आर वेरी ओल्ड। जहां पे वो जो एक्सरसाइज थी ना, जिसमें मैंने आपको वर्ड्स दिए थे जो कि अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, लेकिन उनको एज ए सिंगुलर एंटिटी काउंट किया जाता है। जैसे फर्नीचर, चाहे आपके पास में जो सूटकेस वाला मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पास 100 सूटकेस है मान लीजिए, लेकिन लगेज तो एक ही हुआ, तो वो सिंगुलर होगा। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे फर्नीचर है, मतलब बहुत सारे चेयर है, बहुत सारे टेबल है, बहुत सारे बेड है, ये है, सब है, बट वो एक ही फर्नीचर में काउंट होता है, तो ये फर्नीचर आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो ऑल द फर्नीचर इन आवर हाउस इज वेरी ओल्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देख लें करेक्शन इज, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। The quality of these mangoes is not good at all. Important, ये वही कैटेगरी है जो अभी आपको ये वाली कैटेगरी में सिखा चुकी हूं। देखो यहाँ पे what is not good? These mangoes or the quality of these mangoes. Find out your subject. अगर आप मैंगोज के हिसाब से लगाएंगे तो आपको यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको देखना है कि मेरा एग्जैक्ट सब्जेक्ट क्या है। सो द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड, द क्वालिटी इज नॉट गुड, ठीक है। सो द क्वालिटी इज द सब्जेक्ट, क्वालिटी इज ऑलरेडी सिंगुलर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इज। तो ये सही है, समझ में, तो हम बोलेंगे नो है। तो ये जो मैंने लिखा है इसको हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नो है, ठीक है जी। चलो, नॉट ओनली माई फोन बट ऑल्सो माई कार्ड्स वाज स्टोलन। नॉट ओनली, नीदर नॉर, ये मैंने आपको ईदर और दो सिखाए थे, है ना। यहाँ पे भी सेम केस होगा। आई होप बच्चे आंसर अभी तक दे चुके होंगे, बट हम कर लेते हैं। पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे कंजक्शन नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ठीक। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट क्या है। तो हमारे सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, माई फोन एंड माई कार्ड्स। अब ये है मेरी हेल्पिंग वर्ब, तो मुझे क्या करना है, नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब लेनी है, मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट लेना है। नियरेस्ट है मेरा माई कार्ड्स, कार्ड्स है बहुत सारे, तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा। सिंपल एज दैट। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ढूंढोगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, वर्ड, वर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। योर ऑनेस्टी एंड काइंडनेस इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आप देखो यहाँ पर ऑनेस्टी और काइंडनेस, ये दोनों ही क्या कर रही हैं, आप बताओ कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे किसकी बात हो रही है। अगर ये प्रोवर्ब होती तो आप इसको सिंगुलर मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग क्वालिटी किसी के बारे में बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे योर ऑनेस्टी एंड काइंडनेस आर। अब यहाँ अगर द होता ना तो वो सिंगुलर वाला आ जाता, सेपरेट सेंस वाला मामला हो जाता, राइट। तो वहां पे हम द लगा देते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, आर योर स्ट्रेंथ, करेक्ट आंसर। चलो, द फ्लड सिचुएशन इन मेनी ऑफ द regions have become worse. Okay, so what has become worse? The regions have become worse or the situation? Again same category, यही वाला, ये वाला फिर से यही आ गया। देखो दो सब्जेक्ट्स हैं, द फ्लड सिचुएशन, तो एक तो मेरा सब्जेक्ट है द फ्लड सिचुएशन, ये पूरा सब्जेक्ट है। इन मेनी ऑफ द रीजन्स, अब मैं चाहूं तो इसको भी एक सब्जेक्ट बना सकती हूँ, बट ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं। द फ्लड सिचुएशन हैज बिकम वर्स, तो हैव की जगह मुझे यहाँ हैज लगा देना है, ये मेरा करेक्शन होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट को चूज करना बहुत जरूरी है। द फ्लड सिचुएशन इन मेनी ऑफ द रीजन्स हैज बिकम, तो रीजन्स हैज के साथ में नहीं लगाना है, द फ्लड सिचुएशन को देख के लगाना है। और इस रूल का, ये वाले रूल से कोई रिलेशन नहीं है, वो जो था नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर, उनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग ही है। यहाँ सब्जेक्ट आपको चूज करना है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। चलो, तो आंसर आप देख लीजिए एक बार, क्या होगा, हैज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। द सॉइल ऑन द बैंक्स ऑफ मोस्ट रिवर्स इज सैंडी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, ये वाला सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। ये आपने सॉल्व कर लिए ना, तो समझो आपको एक तो इस तरीके का मिल ही जाएगा। क्या है आपका, द सॉइल ऑन द बैंक ऑफ मोस्ट रिवर्स। अब वही वाली बात होगी, बच्चे पता क्या करते हैं, मैम रिवर्स सब्जेक्ट है, बैंक सब्जेक्ट है या सॉइल सब्जेक्ट है। अच्छे से सोचोगे तो समझ आ जाएगा। द सॉइल ऑन द बैंक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स is sandy. What is sandy? The soil. Soil on the banks of the most rivers is sandy. तो ये सारा काट दो। The soil is sandy. आंसर सही है, डू वेदर हो जाएगा। डन,
ठीक है जी। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी वाली एक्सरसाइजेस। नंबर कितने हैं मुझे ये बताओ सबसे पहले। आउट ऑफ 10 हाउ मेनी डिड यू गेट? जल्दी से सब लोग कुछ आंसर देंगे। क्या आपने 10 आउट ऑफ 10 किए या नहीं किए, या कहीं पे मिस्टेक हो गई थी? अगर हो गई थी तो जाओ फिर से वाला रूल एक बार और देख लो, बिकॉज ये बहुत इजी 50 रूल्स है। जिसको आपने एक बार मेरे साथ समझ लिया तो समझो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक इज डन। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।